किसी ने सही ही कहा है कि अपनी औलाद के लिए चाहे जितना कुछ कर लो, लेकिन कुछ औलाद ही ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे पर अपने माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं हैं और ना ही उनका ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि उन्हें एक एक रोटी को भी तरसा देते हैं। यही सब हो रहा था रचना जी के साथ भी। रचना जी के 3 बेटे और बहुएं थे, लेकिन उन्हें उनके 2 बेटे और बहुएं कुछ समझते ही नहीं थे। जबकि रचना जी की पेंशन भी आती थी, बहुएं उनकी पेंशन खुद निकाल कर ऐश करती थी। उन्हें उस पेंशन से कुछ भी रुपए नहीं देती थी। रचना जी को हर चीज़ के लिए बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। यह उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब वह कुछ कहती भी थी तो उनकी बहुएं उन्हें कुछ लाकर भी नहीं देती थी। वह एकदम मजबूर हो गई थी। इसी कारण वह चिंता में और अधिक कमज़ोर और बीमार होती जा रही थी। तब उनके छोटे बेटे ने उन्हें सहारा दिया और उनका ख्याल रखा। उनके आखिरी समय तक उनकी देखभाल की। रचना जी खाने के लिए दोनों बहुओं के गोल गोल चक्कर लगाए जा रही थी और बहुएं रोटी हाथ में लिए रचना जी को चिढ़ाते हुए अपने पीछे पीछे आने को मजबूर कर रही थी। रचना जी बेचारी घुटनों के बल चलते चलते बहुत देर तक उनके पीछे पीछे चक्कर काटती रही, पर बुढ़ापे के कारण उनकी सांसें फूलने लगी और उनका सिर घूमने लगा तो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी बहू बोली, क्या हुआ बुढ़िया, अब भूख नहीं लग रही है? अब ले रोटी ले आ। दोनों बहुएं दूर से ही उन्हें कुत्ते की तरह रोटी दिखाकर बेशर्म की तरह उन पर लगी पड़ी थी। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर रचना जी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए दोनों बहू से हाथ जोड़कर बोली, बहू, एक भूखे इंसान पर इतना जुल्म मत करो। तुम मुझसे छुटकारा ही पाना चाहती हो तो ऐसे ही मार दो, पर कम से कम इस तरह तो अपमान मत करो। ठीक है, मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगी। तुम मुझे मेरी पेंशन के कुछ ही पैसे दे दो ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। इतना सुनते ही बड़ी बहू तिलमिलाते हुए आई और पीछे से उनकी चोटी पकड़कर बोली, बुढ़िया, क्या कहा तूने? पेंशन के पैसे? ऐसा कहते हुए उसने जैसे ही रचना जी पर हाथ उठाना चाहा कि अचानक उनके गाल पर पड़े चाटे की आवाज़ से दोनों बहू के पैरों तले जमीन सरक गई। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाचार माँ पर हाथ उठाने की? प्रीति ने अपनी सास को जमीन पर से उठाया और उनके कपड़े साफ किया। रचना जी सबसे छोटी बहू प्रीति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देवर जी, बड़ी भाभी पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे, बड़ी भाभी तो माँ समान होती है और आप इस माँ समान पर हाथ उठा रहे हैं, यही तमीज़ है क्या आप में? कि दूसरा तमाचा मीनाक्षी के गाल पर पड़ा। किस तमीज़ की बात कर रही हो भाभी आप? जब आप दोनों एक बूढ़ी और लाचार माँ पर अत्याचार कर रही थी तब सारी तमीज़ कहाँ गई थी? छोटे, यह क्या शोर शराबा लगा रखा है पूरे घर में? दोनों बहुएं पतियों को देखते ही रोने का नाटक करने लगी। छोटे बड़े सबका लिहाज भूल कर सब पर हाथ उठाओगे? बड़ा भाई धीरू गुस्से में बोला, खबरदार भैया, अगर आज आपने अपनी पत्नी का साथ दिया तो मैं माँ के लिए अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगा। आशीष को गुस्से में तिलमिलाता हुआ देखकर दोनों भाई शांत हो गए। आशीष बोला, दूसरे घर से आई हैं आपकी बीबियां तो उनकी तो बात ही मत कीजिए, पर आप कैसे माँ की तपस्या या दर्द को भूल गए? कैसे भूल गए माँ के उस दर्द को जिसने अकेले हम तीनों भाइयों को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि हम सर उठाकर जी सकें? कैसे भूल गए माँ के उस त्याग को जब माँ ने हम लोगों का पेट भरने के लिए न जाने कितनी दर दर की ठोकरें खाई थी? कैसे भूल गए माँ को उनकी ममता को जब हमें सर्द रातों से बचने के लिए खुद एक ही पुरानी सी चादर में पूरी सर्दी निकाल लेती थी ताकि हम लोगों को एक ही स्वेटर में पूरी सर्दी ना गुजारना पड़े। और आज इस माँ को 2 रोटी के लिए कुत्तों की तरह भाभीियों के पीछे पीछे चक्कर काटने पड़ रहे हैं
और दोनों उसी लाचार बूढ़ी माँ का मजाक बनाकर उन पर हंस रही थी। माफ़ करना भैया, अगर आपको अभी लगता है कि भाभियाँ ही सही हैं और हम गलत हैं तो आप रहिए अपनी पत्नियों के पल्लू से बंधकर, मैं अपनी माँ को देखभाल खुद कर लूँगा। इतना कहकर आशीष और उसकी पत्नी माँ को कमरे में ले गए। आशीष ने माँ के आंसू पोंछे और इतने में प्रीति माँ के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई। आशीष माँ को अपने हाथों से खिलाने लगा तो उनकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी, तीनों मेरा ही खून है, लेकिन उन दोनों और आशीष में कितना फ़र्क है। आशीष जैसा बेटा परवरिश से नहीं बल्कि भाग्य से मिलता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उन दोनों के लिए भी, पर उन्होंने मेरी ममता का कर्ज ऐसे चुकाया कि माँ को दाने दाने के लिए तड़पा दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं और वह अपने पति को याद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। जीवन के 70 साल बीत चुके थे। रचना जी की आंखों से नींद गायब थी। वह अपने बीते हुए समय को याद कर रही थी। 35 साल की अल्प आयु में जब पति का साथ छूट गया, छोटे छोटे 4 बच्चों को पालने पोसने, उन्हें शिक्षित करके समाज में उचित स्थान दिलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। पति राम जीवन जी सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी जगह पर नौकरी करने के बाद 2 साल पहले ही वह सेवानिवृत्त हुई थी। जब रचना के पति राम जीवन जी की मृत्यु हुई थी, उस समय उनका बड़ा बेटा धीरू 8 वर्ष, दूसरा बेटा माधव 5 वर्ष और सबसे छोटा आशीष 3 वर्ष का था। तब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, बल्कि वे राम जीवन जी की खेती हथियाने की फिराक में लगे हुए थे। कस्बे की मेन सड़क के पास उनके परिवार का पुश्तैनी मंदिर व उनकी संपत्ति सबकी देखभाल रचना जी ने अकेले अपनी सूझबूझ व कस्बे के मनोहर जी, जो कि उन्हें अपनी बहन मानते थे, उनकी मदद से रचना जी ने सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए इतने सालों तक सरकारी नौकरी करते हुए अपने पति की संपत्ति और बच्चों की देखभाल में अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। रचना जी ने रिटायर होने के बाद लाखों रुपए अपने बेटों की शादी में खर्च कर चुकी थी। अब सभी की शादी हो चुकी थी। अब वह सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहती थी। उन्हें जितनी पेंशन मिलती थी वही उनके खर्चों के लिए पर्याप्त थी। उनके जीवन में धन दौलत का कोई मूल्य नहीं था। बड़ा बेटा धीरू भी सरकारी नौकरी करता था। मझले बेटे का लाखों का व्यापार था। आशीष बेचारा एक जगह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। धीरू की पत्नी मीनाक्षी पहले रचना जी के आसपास रहकर उसकी सेवा करती थी, मगर रिटायरमेंट के बाद उसके पास भी रचना जी के पास समय बिताने के लिए समय नहीं था। मंझली बहू भावना बहुत मॉडर्न स्वभाव की थी। बुजुर्गों के प्रति उसका नज़रिया बिल्कुल नकारात्मक था। रचना जी अपनी बहू बेटों के जीवन में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करती थी। वह जानती थी कि आज का समय बदल चुका है। रचना जी के स्वर्गीय पति राम जीवन जी की पुण्य तिथि का दिन था। रचना जी हर वर्ष उनकी पुण्य तिथि के दिन कस्बे में अपने पुश्तैनी मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाती थी, जिसे मनोहर जी, जो कि पंडित भी थे, सालों से वही संपन्न कराते थे, जिसमें रचना जी के संग उनके सभी बच्चे, सभी लोग शामिल होते थे। मंदिर का एक राज भी था। अभी मंदिर में दबे उस राज के बारे में बस रचना जी और मनोहर जी ही जानते थे, तो अभी बच्चों को बताना नहीं चाहती थी, यही कि सही वक्त पर बताएंगी। लेकिन बहुओं के व्यवहार के कारण उन्होंने अपना मन बदल लिया था। सुनो जी, इस बुढ़िया का कुछ कीजिए ना, मैं भी बेटे बहू वाली हूँ, तो रोज़ रोज़ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आखिर इतने सालों तक हमने अम्मा और बाबूजी का ख्याल रखा, अब बाबूजी तो परलोक चले गए हैं,
अम्मा रह गई हैं, तो अब अम्मा जी की जिम्मेदारी आप दूसरे भाइयों में बांट दीजिए। मीनाक्षी अपने पति धीरू से कहती है। धीरू बोला, भाग्यवान, रसोई का बंटवारा तो बेटे की शादी के बाद ही तुमने करवा दिया था, अब क्या अम्मा का भी बंटवारा करवाओगी? मीनाक्षी बोली, जिसको करना पड़ता है वही समझ सकता है ना। आपको क्या है, आप तो अपनी नौकरी करने के लिए चले जाते हो, पीछे से पूरे दिन घर में बहू की चाय रोटी और दिन रात उनकी साफ सफाई मुझसे नहीं हो पाएगा। अब हमारी बहू पढ़ी लिखी है, उससे क्या मैं मैल साफ करवाऊंगी? ऐसा ना हो इनका करते करते जब मेरी बारी आए तो बहू हाथ खड़े कर दे। तभी मीनाक्षी का देवर माधव आया। अरे भाभी, क्यों छुट्टी के दिन सुबह सुबह कलेश कर रही हो? कितने दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पिया? धीरू बोला, हाँ भाई, सुबह सुबह गरम गरम चाय अच्छी लगती है, ना कि पत्नी की जली कटी बात है। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगे। मीनाक्षी गुस्से से बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सुन लो देवर जी, आप या फिर आशीष को अम्मा जी की जिम्मेदारी लेनी होगी, हमसे ना हो पाएगा। अभी तो चाय पिला देती हूँ, लेकिन अभी के अभी इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। इतना कहते हुए वह गुस्से में रसोई में चली गई। माधव बोला, भैया, आज सुबह सुबह अम्मा के बंटवारे की बात कहाँ से हो गई? अब तो हमारे घर में भी यही महाभारत शुरू हो जाएगी। आप भाभी को कुछ समझाते क्यों नहीं हैं? धीरू बोला, जब तुम अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए तो मेरी तो बहुत पुरानी हो गई है, मैं कैसे समझाऊं? अब तुम दोनों को अम्मा की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। माधव की पत्नी भावना आई और बोली, भाई साहब, बुरा मत मानिए, पर क्या इतने सालों से आप अकेले अम्मा बाबूजी की जिम्मेदारी निभा रहे थे? आप भूल रहे हैं, जब भाभी आई उसके 3 साल बाद ही मैं भी आ गई थी, तो मैं भी कम सेवा नहीं की हूँ, तो मुझसे तो अब उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे तो धीरू बोला, अब तो एक ही उपाय है, आशीष से बात करनी होगी। वैसे भी उसके बच्चे अभी छोटे हैं, उस पर क्या ही जिम्मेदारी है, वह माँ को अपने साथ ही रख सकता है। माधव ने भी अपनी सहमति जताई और बोला, हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, उसे करना ही होगा, और प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो पैसे भी तो मिलते ही होंगे। चलो आशीष को बुलाते हैं। आशीष, आशीष, बाहर आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी उनकी माँ रचना जी लाठी के सहारे बेटों के पास जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, क्या बात है बेटा, आज तुम तीनों एक जगह बैठे हो, क्या कोई ज़रूरी बात कर रहे हो? धीरू बोला, हाँ माँ, एक बहुत ज़रूरी बात है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें समय पर रोटी मिलती रहेगी, अब चाहे इस घर से मिले या दूसरे घर से। रचना जी बोली, बेटा, क्यों इस उम्र में माँ को इधर से उधर लुढ़का रहे हो? तुम लोगों को कुछ रोज़ के लिए मैंने कभी दादा दादी नाना नानी के पास नहीं छोड़ा, अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाती आई। फिर कहते कहते रचना जी की आंखें भर आईं। तभी मीनाक्षी की नई बहू स्वाति वहाँ आई और बोली, दादी जी, आप सोफे पर पैर ऊपर करके मत बैठिए, सोफ़ा गंदा हो जाएगा। अभी 6 महीने पहले ही तो मेरे पापा ने दिया था, पर आप तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं। आप उस लकड़ी की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठती हैं? सबके सामने चाय पटक कर रखती और वहाँ से चली गई। रचना जी सोफे से उठकर कुर्सी पर बैठ गईं और सबका मुंह देखने लगीं कि कोई तो उन्हें भी एक कप चाय दे दे, पर किसी ने नहीं दिया। दोनों बेटे बहू पीने लगे। तभी आशीष वहाँ आया और माँ को ललचाई नज़रों से देखकर अपनी पत्नी प्रीति से बोला, प्रीति, माँ के लिए एक चाय बना दो। भैया, आप लोग पियेंगे? धीरू मुँह बनाते हुए बोला, नहीं, हमने चाय पी ली है और हमारे लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अब माँ की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। हमारी पत्नी माँ की रोटी बनाते बनाते थक चुकी है, तो अब तुम इनकी जिम्मेदारी ले लो। वैसे भी अब यह कितने दिन बचेंगी। आशीष बोला। संभल कर बोलिए भैया, माँ है तो हम सब एक साथ हैं। जब माँ नहीं रहेगी तो घर सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएगा। धीरू बोला। बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो और अपनी जिम्मेदारी को उठाकर अपनी तरफ ले जाओ। आशीष बोला। पर भैया, माँ तो वैसे भी तीनों टाइम हमारे साथ खाती है, फिर वो इधर रहे तो क्या दिक्कत है। माँ को इस कमरे से लगाव है क्योंकि पापा जी इसी कमरे में रहते थे। मीनाक्षी बोली। 100 बात की एक बात देवर जी, अब हमें भी जगह चाहिए। अब प्रीति की तरह मेरी बहू 2 कपड़े में नहीं आई है। दहेज का इतना सारा सामान है, उसे रखने के लिए जगह चाहिए। आप अम्मा जी की खाट बरामदे पर लगा देना, क्या दिक्कत है। बेचारी रचना जी बच्चों की तरह सबका मुंह देख रही थी कि तीनों बच्चों को कितने लाड़ प्यार से उन्होंने पाला और आज वही उनके बंटवारे की बात कर रहे हैं। तभी प्रीति रचना जी को चाय और बिस्कुट देते हुए बोली। माफ़ी चाहूँगी, आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पर भाई साहब अगर अम्मा जी अपनी सहमति से हमारी तरफ रहना चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आशीष को अपनी पत्नी पर गर्व था कि वह उसकी माँ की भी उतनी ही इज्जत करती है जितनी वह अपनी माँ की करती होगी। भावना झट से बोली। फिर तय रहा, अब माँ देवर जी की तरफ रहेंगी। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अब हम इनके खाने पीने दवाइयों का खर्च नहीं उठाएंगे। हाँ, कल को मर जाएंगी तो तीनों मिलकर सब कर देंगे। फिर हर साल श्राद्ध पर इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रचना जी बोली। बहू, जीते जी तुम लोग मुझे खाने को तरसाते हो और मेरे मरने के बाद श्राद्ध में मेरी पसंद का हलवा पूड़ी बनवाओगी तो क्या मैं खाने आऊँगी। उससे अच्छा तो मेरे जीते जी मुझे यह सब खिला दो ताकि मैं शांति से मर सकूं। मीनाक्षी बोली। अम्मा जी, अब तो जो खाना है छोटी बहू से कहो, और यह लो मैंने आपका सामान बांध दिया। प्रीति ले जा इनका सामान। आशीष बोला। भाभी, आपको इतनी जल्दी थी कि आपने माँ का सामान भी बांध दिया। एक बार माँ से पूछ तो लेती। माधव बोला। माँ से क्या पूछना, माँ को कितनी समझ है। अब माँ को क्या करना है नहीं करना है इसका फैसला हम लोग करेंगे। बहुत दिन माँ के फैसले पर यह घर चला, अब नहीं चलेगा। अपना काम करो। सब इतना कहकर चले गए। रचना जी ने भले ही कुछ नहीं कहा हो, पर अंदर ही अंदर वह घुट रही थी। पिछले 3 सालों से छोटी बहू ही तो सब कुछ कर रही थी। उसने प्रेम और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखते ही देखते 3 महीने में रचना जी की हालत बहुत खराब हो गई। उन्होंने अपनी पोती से मिलने की इच्छा जताई, पर उसने भी कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। हमेशा अपने घर की जिम्मेदारियां बताते हुए वह दादी से ना मिलने के बहाने बनाती रही। इधर जब से रचना जी प्रीति के पास आई, दोनों बेटे बहू झांकने तक नहीं आते थे। यह सोचकर कि कहीं वास उन्हें अपने साथ ना रखना पड़े। समय बीतता गया। एक दिन आशीष और प्रीति को अचानक रात में किसी रिश्तेदार की मौत पर जाना पड़ा, तो रचना जी को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने दोनों बहुओं से खाना मांगने पर ऐसे जलील होना पड़ा था। सोचते सोचते रचना जी की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, और वह ऐसे सोई कि उन्हें पता ही न चला। उस दिन दोनों बेटे बहू खुश हुए कि चलो अब डर डर के जीना नहीं पड़ेगा। आशीष और प्रीति का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी माँ के लिए सब कुछ किया। दोनों बेटों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी ताकि समाज के लोग यह ना कहें कि सारी जिम्मेदारी आशीष के कंधों पर आ गई। माँ क्या गई, तीनों भाइयों में अब बातें बहुत कम होती थी।
समय बीता। पूरे 1 साल बाद मीनाक्षी स्वाति से बोली, सुनो बहू, कल अम्मा जी का श्राद्ध है, उन्हें खीर पूड़ी बहुत पसंद था। स्वाति बोली, मम्मी जी कल है ना, बना दूंगी, आप आज से ही घर पर सर क्यों उठा रही हैं। भावना ने भी अपनी बहू से कहा, बहू मेरी सासू माँ के श्राद्ध में कोई कमी ना रह जाए, मैं चाहती हूँ उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, उन्हीं का आशीर्वाद है आज हम सब फल फूल रहे हैं, तो उनकी पसंद की हर चीज़ बनाना चाहिए। अनिष्ट के डर से श्राद्ध पक्ष के दिन रचना जी की बहू और उनकी बहू में होड़ थी कि अम्मा जी को स्वादिष्ट भोजन का भोग सबसे पहले किसके घर से मिले। वहीं प्रीति मौन होकर सब कुछ देख रही थी और आशीष से बोली, जीते जी अम्मा जी बहू के स्वादिष्ट भोजन की चाह में खिड़की की तरफ देखती रहती थी कि कोई अपने घर से कुछ बनाए तो उन्हें के लिए लाए, परंतु सभी अपना नाक मुंह सिकोड़ती और आ देखिए। आशीष बोला, जाने दो, तुम्हें तो याद होगा अम्मा को क्या अच्छा लगता है, बस वह बनाकर रखना, मैं आकर के ले जाऊंगा। इतना कहकर माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और दफ्तर चला गया। बेचारी रचना जी की 3 बहुएं थी। जीते जी बेचारी दोनों के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन और प्रेम के लिए तरसती रहीं। हर किसी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए रचना जी से किनारा कर लिया था। वह तो प्रीति थी जिसके भरोसे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, पर वह माँ थी, उनका प्रेम अपनी अन्य संतानों के लिए भी उतना ही था, इसलिए वे उनसे भी स्नेह और सम्मान चाहती थी जो उन्हें कभी ना मिल सका। आज हर बेटे के घर में उनकी तस्वीर पर तरह तरह के पकवान चढ़ाए जा रहे थे। बेचारी अपने दुर्भाग्य को रो रही होगी कि काश इतना मान सम्मान और प्रेम जीते जी उन्हें दे दिया होता तो वह तृप्त हो जाती। इधर आशीष ऑफिस में अपने बॉस हिमांशु से बोला, सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए। बॉस ने कहा, आशीष तुम्हें पता है 2 दिन बाद रिपोर्ट सबमिट करनी है, छुट्टी का तो सोचो ही मत। आशीष बोला, सर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं कहता, ऐसी क्या मजबूरी है। आशीष बोला, सर कल मेरी माँ का श्राद्ध है, ठीक है पंडितों को खाना खिलाकर तब तक आ जाना। उसने कहा, नहीं सर मैं पंडितों को खाना नहीं खिलाता, बल्कि मैं महिला वृद्धाश्रम जाता हूँ, उन महिलाओं को अपने हाथों से खाना परोसता हूँ, फिर 3-4 घंटे उनके साथ ही वक्त बिताता हूँ। हिमांशु बोला, पर श्राद्ध में तो पंडितों को। आशीष बोला, आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे लगता है माँ के श्राद्ध पर वृद्धा आश्रम से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। हिमांशु बोला, वो कैसे। आशीष बोला, उन औरतों को मुझ में अपना बेटा दिखता है और मैं उनकी बातों में अपनी माँ को पा लेता हूँ। जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो वैसे ही हिदायतें और फिक्र उनकी बातों में होती है जो माँ की बातों में होती है। उनकी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, सुन लेता हूँ, हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ जितना मेरा सामर्थ्य है। जब उनके चेहरे पर खुशी आती है तो लगता है ऊपर माँ मुस्कुरा रही होगी और कह रही होगी, शाबाश मेरे लाल, इन माँओं का यूं ही सेवा करते रहना। आशीष की आवाज़ में एक दर्द था और सुकून भी था। हिमांशु बोला, आशीष मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ, सच में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम जाओ, कल का काम हम परसों कर लेंगे। अगले दिन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ पहले घर में अम्मा जी को थोड़ी सी प्रसाद चढ़ाकर वृद्धाश्रम चले गए। जब सबको खाना खिला रही थी तभी उसके पड़ोस के किसी व्यक्ति ने वहां देखा और कारण पूछा। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वे प्रीति और आशीष से बहुत प्रभावित हुए। अगले दिन पड़ोस के कई गणमान्य व्यक्ति आशीष के घर आए और
उनकी बहुत तारीफें कर रहे थे। यह सब देखकर धीरू और माधव बहुत नाराज हुए। दोनों की पत्नियों ने अपने पतियों को भड़काया। देख रहे हो, समाज वालों को ना जाने क्या झूठ बता रहे हैं, अपने लिए तारीफें लूट रहे हैं और हमारी बदनामी कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने कहा, अभी पड़ोसियों को जाने दो, उसके बाद इसका हिसाब करते हैं। जैसे ही सब गए, दोनों भाई उस पर चढ़ गए। तुम यह क्या उल्टी सीधी बातें लोगों को सुना रहे हो? जरूर तुमने कहा होगा कि माँ की सेवा तुम लोगों ने की है। हम क्या घास काट रहे थे? अगर तुम्हें इतनी वाहवाही चाहिए तो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आशीष बोला, भैया, आज तक मैं माँ की वजह से चुप था और आप लोगों की इज्जत करता था, पर आप लोगों ने माँ को तिल तिल रुलाया था। माँ अभी कुछ साल हमारे साथ और रहती, पर आप लोगों ने उसे कमरे से नहीं बल्कि उनके अपने दिल से भी निकाल दिया था। इस बात का गम माँ को समय से पहले ले गया। भावना बोली, ठीक है ना, अब तो अम्मा जी चली गई हैं, फिर आप क्या करना चाहते हैं? और वैसे भी आपका तो एक ही बेटा है, हमारे दो दो बच्चे हैं, तो हमें घर में जगह की ज़्यादा ज़रूरत है। स्वाति बोली, हाँ मम्मी जी, मुझे भी अब अपने लिए 2 कमरा चाहिए। मीनाक्षी बोली, नहीं स्वाति बहू, वो एक कमरा तुम्हारा होगा और एक हम रखेंगे। अरे मेरे भी 2 बच्चे हैं। प्रीति हंसकर बोली, आप लोग कितने स्वार्थी हैं। अम्मा जी को एक कमरा नहीं दे पाए और हमारे दोनों कमरे हथियाने में लगे हैं, पर क्यों, छोड़ो हम अपनी जगह को। धीरू बोला, आशीष अपनी पत्नी को समझा लो, हम उसे कुछ नहीं कहना चाहते। आशीष बोला, क्यों समझाऊं मैं प्रीति को, उसका भी पूरा अधिकार है घर के मामले में बोलने का। आपकी बीबियां मेरी माँ का फैसला कर सकती हैं और मेरी पत्नी अपना भी फैसला नहीं कर सकती। माधव बोला, तुम सीधी तरह से घर खाली कर दो, वैसे भी इस घर में तुमने कुछ नहीं किया है। आशीष बोला, और ना करूं तो? धीरू और माधव आगे बढ़े और बोले, जिस तरह माँ को इस कमरे से निकाला था, तुम्हें भी इस घर से निकाल फेंकेंगे। माँ की तस्वीर की तरफ देखकर आशीष बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं यह करना तो नहीं चाहता था, पर अब करना होगा। भैया, आप लोग भूल रहे हैं, इस घर में मेरा भी हिस्सा है जो मैं छोड़ूंगा नहीं, और आप मुझे इसे ज़बरदस्ती ले नहीं सकते। और एक बात बता दूं, अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे घर पर कब्जा कर सकता हूँ, पर करना नहीं चाहता था। लेकिन अब आप लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। दोनों भाई बोले, अरे जाओ जाओ, तुम्हारी गीदड़ धमकी से हम नहीं डरते। प्रीति बोली, आपने इतनी बड़ी बात आखिर कैसे कह दी? उसने बक्से से कागज़ निकाला और प्रीति को दिखाते हुए बोला, देखो माँ मरने के 20 दिन पहले एक रात मुझे यह चिट्ठी देते हुए बोली थी कि बेटा, उन लोगों ने मेरे साथ जो किया है उनकी माफ़ी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। अगर वे तुम्हें साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो तुम्हारा फैसला, पर उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो उन्हें कभी माफ़ मत करना। प्रीति ने कागज़ देखा तो रचना जी ने अपनी टूटी फूटी लिखावट में अपनी बीती बातें लिखी, जिसे पढ़कर दोनों बेटे बहुओं के होश उड़ गए। तीनों जब मंदिर पहुँचे तो पुजारी जी ने उस मंदिर में गड़े उस राज का पर्दा उठाया। जब पुजारी ने उस मूर्ति के पीछे से वह जमीन और करोड़ों की पुश्तैनी हवेली के कागज आशीष को सौंपे तो यह देखकर दोनों बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि यह सब आशीष और प्रीति के नाम कर दिया है मैंने। अगर तुम दोनों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की तो पुलिस तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। धीरू और माधव तो हैरान रह गए कि सीधी साधी दिखने वाली माँ ने अब तक इस राज का हमें पता ही नहीं चलने दिया। उसने कहा, अम्मा जी जो इतनी शांत दिखती थी, उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। आशीष बोला, मेरे भाइयों ने कोई कसर ना छोड़ी, इसलिए माँ को यह फैसला लेना पड़ा होगा। प्रीति बोली, आप कहना करना चाहते हैं? आशीष बोला, अब मैं नहीं, पुलिस और कोर्ट करेगा। जिस घर में मेरी माँ के साथ इतना अपमान हुआ हो, अब मैं भी उस घर में नहीं रहूँगा। अब इस घर को बेचकर जितना मेरे हिस्से का होगा और बाकी के पैसे वृद्धा आश्रम में दान कर दूंगा। शायद उससे माँ की आत्मा को शांति मिले। प्रीति बोली, इससे अच्छा श्राद्ध का उपहार अम्मा जी को और कुछ नहीं हो सकता। आपका फैसला बिल्कुल सही है। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे अपनी पैकिंग करने लगे और 1 हफ्ते बाद अपना सारा सामान लेकर उस हवेली में चले गए। 2 दिन बाद कोर्ट से नोटिस आया तो दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें रचना जी की चिट्ठी का एक कॉपी भी था, जिसे पढ़कर दोनों भाई अपना सर पीटने लगे। सबके सब आशीष के पास पहुँचे, पर आशीष ने कहा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, वह घर में बेच चुका हूँ और यह देखिए पैसे भी अनाथ आश्रम को दान कर चुका हूँ। तो बेहतर होगा आप लोग चले जाइए, क्योंकि अब मेरा आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं। यह सुनकर आशीष के दोनों भाई हैरान रह जाते हैं कि आशीष तो बिल्कुल बदल चुका है। वह यह जान चुके थे कि आशीष अब उनकी कोई मदद नहीं करेगा और ना ही उस हवेली में वह रहने देगा, क्योंकि माँ की अंतिम इच्छा भी यही थी। उस लेटर में लिखा भी था कि बेटा आशीष, तुम अपने बड़े भाइयों की कोई मदद नहीं करोगे, यह मेरा हुक्म है। अब आशीष के दोनों भाई और भाभी और उनके बच्चे दर दर और इधर उधर भटक रहे थे। फिर किसी तरह उन्होंने एक किराए का मकान लेकर कुछ समय तक वहीं रहे। धीरे धीरे करके उन्होंने पैसे जुटाए और एक छोटा सा घर लेकर जीवन यापन कर रहे थे। इतना सब होने के बाद भी आशीष के दोनों भाई और भाभियों को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह दिन पर दिन अपनी माँ को ही कोसते थे कि उन्हीं की वजह से उनकी यह हालत हो गई। उधर दूसरी तरफ आशीष और उनकी पत्नी उस हवेली में अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, खूब ऐश कर रहे थे। तो दोस्तों, रचना जी ने अपने छोटे बेटे और बहू के लिए जो निर्णय लिया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।